पहली सैलरी जैसे हाथ में आते हैं ना तो बहुत सारे प्लान बनने लगते हैं। नया गैजेट खरीद लिया जाए या फिर छुट्टियों का प्लान बन जाता है, दोस्तों के साथ आउटिंग का प्लान बन जाता है। लेकिन इन सारे प्लान को कीजिए थोड़ा सा दरकिनार और पहली सैलरी से निवेश का प्लान शुरू कीजिए। कैसे उठाएं पहला कदम अपने निवेश की तरफ, अपनी कमाई को कैसे ब्रेक डाउन करें और इससे आप बचाएं सबसे अच्छे तरीके से, ताकि ये पैसा आपके फ्यूचर गोल्स को पूरा कर सके। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी। थैंक यू सो मच प्रबलीन, आपने वक्त निकाला आज मनी 9 के लिए। आज सबसे पहली बात तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि आपकी पहली टिप क्या होती है। जो कोई पहली जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पहली बार सैलरी मिलने वाली है, यानी वो थोड़े से अब जो है उनका प्रमोशन हो गया है, पॉकेट मनी वगैरह से अब छुट्टी हो गई, अब खुद अपनी पैसे वो अपना पैसा कमा रहे हैं, तो पहला काम उन्हें क्या करना चाहिए? आपकी पहली टिप उन्हें क्या होती है? हाँ, बिल्कुल प्रियंका, पहले तो हेलो टू यू एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बट मैं थोड़ा ऑनेस्ट होना चाहूंगी यहाँ। सो आई थिंक जो फर्स्ट सैलरी है उसको तो डेफिनेटली यूज करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए, जो बिल्कुल पहले मिलती है, बिकॉज आई थिंक दैट इज वेरी मेमोरेबल। एंड जो बच्चे उनकी फर्स्ट सैलरी जब आती है, आई थिंक हमारी भी जब फर्स्ट सैलरी आई थी, सो यू वांट टू डू समथिंग मोर विच यू विल ऑलवेज रिमेम्बर। पेरेंट्स के लिए गिफ्ट से लेके बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप करना चाहते हैं, बट दैट्स ओनली विद द फर्स्ट मंथ सैलरी। उसके बाद जैसे आपकी सैलरी आप रेगुलरली आ रही है, आई थिंक उस टाइम पे एक बेसिक प्लान को इम्प्लीमेंट करके और एक फ्यूचर की तरफ नजर रखते हुए अपना एक प्लानिंग प्रोसेस डेफिनेटली स्टार्ट करने की जरूरत है। एंड इसमें तीन चार चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। So I think budgeting, Priyanka, is very important because ऐसा बहुत बार होता है कि when somebody is earning, तो आप अपने घर से दूर रहते हैं और आपको रेंट भी देना है, आपको मंथली एक्सपेंसेस भी हैं अपना रन करने के लिए, या आप कॉमनली एक रेंट पे लेके आप पीजी रह रहे हैं। सो एक बजटिंग ऑफ कितने एक्सपेंसेस हैं एंड आपकी सैलरी में से फाइनली क्या बच सकता है, एंड दीज आर एक्सपेंसेस जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो डेफिनेटली आपको करनी है। आपको बिजली का बिल अपना पे करना है या रेंट पे करना ही, इनकी पहले एक कैलकुलेशन होनी चाहिए कि अगर कोई लेट्स से हम 40,000 लेते हैं कि किसी की 40,000 से शुरुआत हुई, तो उसमें से मान लीजिए 20,000 तो बेसिक नेसेसिटीज में निकल गया, और फिर उस बच्चे के पास या जो यंगस्टर है उसके पास अराउंड 20,000 रह जाते हैं। एंड उसके बाद देन कम्स योर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, क्योंकि थोड़ा बहुत वीकेंड्स पे बाहर भी हर कोई जाना चाहता है, आप मूवी देखते हैं, आप कोई दूसरी स्पेंडिंग्स करते हैं, सो देन दैट इज योर डिस्क्रिशनरी बकेट। और ये सबसे ज्यादा डाइसी होती है बिकॉज ये कब बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाती है और सारी बाकी चीजों को इनगल्फ कर लेती है, हमें पता नहीं चलता है। एंड देन फाइनली ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी योर सेविंग दैट यू आर एबल टू डू। सो इस डिस्क्रिशनरी जो बकेट है, इसको हम जितना कंडेंस्ड रखेंगे, इसको इनफैक्ट बिल्कुल शुरू में आप अवॉइड ही करिए। आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज के हिसाब से देखिए व्हाट इज इट दैट यू लेफ्ट विद, एंड देन उसमें से आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करिए, एंड देन यू कैन हैव अ लिटिल स्पेंडेड बजट फॉर योरसेल्फ राइट, तो कि एक ओके तरह से आउट ऑफ आप दिस कितना मनी। कमा रहे हैं और आप कितना खर्चा जी, करेंगे, इसका एक बजट लेखा जोखा होगा तो मुझे एब्सोल्युटली। लगता है। और जो ये जो मिडिल वाला बकेट है ना, कि वीकेंड में दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं या फिर वीकडे में ही आप जी, बाहर का खाना ऑर्डर कर रहे हैं, इनको आप थोड़ा बिल्कुल। कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो यस, ज़रूरी चीज़ें यस, शायद वहाँ पे कंट्रोल ना हो। अब प्रबलीन, अहम बिल्कुल। सवाल कि आपने ये बता दिया, पहले तो आप लेखा जोखा रखिए। अब आते हैं निवेश पर, जो आपने कहा कि आपको बचाना है और निवेश करना है। तो जो राइट। फर्स्ट टाइम अर्नर्स होते हैं, यंग होते हैं, पहली बार वो जो है अपना पैसा खुद कमा रहे हैं, उनको आप किस तरह के निवेश करने के लिए आप कहती हैं? वो किस तरह के निवेश चुने इस एज में? क्योंकि अक्सर क्या होता है, पेरेंट्स की तरफ से भी दबाव होता है कि कुछ करो कुछ करो, और पेरेंट्स हमेशा जो है ना, मुझे भी बोला गया था फिक्स डिपॉजिट करो, बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट ही कर दो। तो आप क्या निवेश करने के लिए कह देती हैं, और कुछ नहीं तो क्या एफडी ही कर दें? आई थिंक सी आइडियली प्रियंका, जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं आपके जो भी गोल्स हैं उसके हिसाब से टैग्ड होने चाहिए, बट इनिशियली इन योर करियर बहुत ज्यादा गोल्स नहीं होते हैं या क्लैरिटी नहीं होती है लेट्स से उन गोल्स की। सो आई थिंक अ गुड स्टेप कैन बी कि हम सबको पता है कि कुछ आपको इमरजेंसी के लिए सेव करना है, तो आई थिंक एक अपनी कंटिजेंसी बकेट को क्रिएट करना, उसकी शुरुआत करें। और इसको सिर्फ कंटिजेंसी के लिए नहीं, इसको आप एक ऐसी बकेट भी मान सकते हैं जिसको आप किसी बड़ी स्पेंडिंग के लिए यूज करेंगे।
तो उसके लिए इन्वेस्ट करना शुरू करिए. सो इट कैन बी इन अ डेट फंड, इट कैन बी एसआईपी इनटू अ डेट फंड और अ रेकरिंग डिपॉजिट. आई थिंक पार्ट ऑफ इट शुड गो टू दैट, ताकि आपको कभी भी कोई बड़ी परचेज करनी है या कोई एकदम जरूरत पड़ी तो आप उसमें से निकाल पाए. एंड आई थिंक द अदर रियलिटी फॉर एनीबडी जो हु स्टार्ट्स अर्निंग इज कि कभी ना कभी आपने रिटायर भी होना है. अब वो 20-25 साल की उम्र में गोल ऐसा लगता है कि बहुत डिकेड्स दूर है. बट चाहे लेट्स से हम मानते हैं कि जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 40,000 रुपए में से 10,000 कैन गो इनटू सेविंग एंड इन्वेस्टिंग. तो उस 10,000 में से मैं बोलूंगी कि आप अपनी कंटिजेंसी बकेट और एक नियर टर्म एक्सपेंसेस के लिए आप बचाओ, पर कम से कम 3 से 4 हजार रुपए आप एक अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए साइड में रखना शुरू करो. एंड पार्ट ऑफ इट कैन प्रॉब्ली बी गोइंग थ्रू द ईपीएफ, क्योंकि ईपीएफ कटता है कॉर्पोरेट में. उसके अलावा एक छोटी एसआईपी से आई थिंक अगर हम प्रियंका यहाँ शुरुआत करें, वो फिनोमिनल रिटर्न्स दे सकती है और बहुत सरप्राइज कर सकती है हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स. सो ये जो लॉन्ग टर्म गोल आपने कहा ना, इसमें अब लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है जब आप नौकरी शुरू करते हैं कि थोड़े दिन में घर खरीदना हम चाहेंगे अपना, तो उसकी डाउन पेमेंट के लिए आपको एक बड़ी रकम चाहिए होगी, कार खरीदना चाहेंगे, इस तरह का गोल है. तो इनके लिए एक मुश्त पैसा जब किसी को इकट्ठा करना हो बड़े गोल के लिए, तो आप कहाँ निवेश करने की सलाह देते हैं? और प्लस आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टच किया प्रबलीन, रिटायरमेंट. तो कोई जो यंगस्टर, आप दो बातें मैं पूछ रही हूँ, एक बड़े गोल के लिए वो एक लमसम पैसा इकट्ठा करना अगर चाह रहा है या चाह रही है तो कहाँ निवेश करे, और दूसरा रिटायरमेंट के लिए आप कहाँ निवेश करने के लिए कहेंगी एक फर्स्ट टाइम सैलरी अर्नर को? जी. सो प्रियंका, अगर मुझे अभी किसी का आप बताएं और मुझे कंस्ट्रक्ट करना हो तो मैं उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी उस पैसे को. एक हमने पहली बकेट बना ली हमारी इमरजेंसी कंटिजेंसी के लिए, क्योंकि एकदम से पैसा नहीं आता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें डालना शुरू करिए थ्रू एन एसआईपी इनटू अ लिक्विड फंड और अ रेकरिंग डिपॉजिट. सेकेंड हो गई किसी भी लमसम पेमेंट के लिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये कहाँ पे इन्वेस्ट होना है इसका जो डिसीजन है वो आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन पे डिपेंड करेगा. लेट्स से किसी का गोल 3 साल दूर है, तो 3 साल में थोड़ा रिस्की हो जाएगा अगर हम बहुत हार्डकोर इक्विटीज की तरफ जाएंगे. तो यहाँ पे हमें हल्की कंजर्वेटिव अप्रोच लेनी होगी. पर लेट्स से कि ये भी करीबन 5 साल दूर है गोल, जो हमारी सेकेंड बकेट है, देन इट कैन बी अ मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट. एंड जो हमारी थर्ड बकेट है प्रियंका, यहाँ पे वो है हमारी रिटायरमेंट के लिए. सो दैट हैज टू बी इन प्योर इक्विटीज, जिसको आप नहीं टच करेंगे. एंड ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ इट आई एम अज्यूमिंग विल बी फंडेड फ्रॉम हमारे ईपीएफ से भी थोड़ा सा वहां पैसा कट ही रहा है हमारे रिटायरमेंट गोल के लिए. आप इक्विटी की बात कर रही हैं प्रबलीन, तो इक्विटी में किस तरह के इन्वेस्टमेंट आप चुनने की सलाह देती हैं? आई थिंक म्यूचुअल फंड्स, ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिंपल प्रोडक्ट्स जो हमें इक्विटी का एक्सपोजर दे सकता है. एंड अक्सर हम बहुत शुरुआत में इन्वेस्ट करने से पहले प्रियंका ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ डाले, कौन सी स्कीम ले. तो मैं यहाँ पे सजेशन दूंगी कि एक अपना कोर पोर्टफोलियो बनाइए. आप कुछ नहीं तो आप निफ्टी 50 का एक इंडेक्स फंड चुन लीजिए और उसके साथ आप एक मिड कैप इंडेक्स फंड चुन लीजिए जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, क्योंकि शुरू में आपकी छोटी एसआईपी जारी होगी. सो दैट विल बी सफिशिएंट. एंड ग्रेजुअली फिर आप उसको पहले अमाउंट आप इंक्रीज करिए एंड देन यू बिल्ड ऑन creating a bigger portfolio. प्रबलीन, अक्सर आप क्या देखते हैं, वो कौन सी गलती है जो लोग करते हैं जब वो नई कमाई करना शुरू करते हैं? ओवर स्पेंडिंग हो सकती है क्या, कि ओवर स्पेंड कर देते हैं? मुझे लगता है प्रियंका 2 गलतियां हैं मैं जो यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी. पहले तो आई थिंक हमें ऐसा लगता है कि नौकरी चलती रहेगी और बहुत सैलरी में इंक्रीमेंट होगा. जरूरी नहीं है. आपका करियर पाथ आप हर कोई सोचता है कि अच्छा हो, नॉट नेसेसरीली. तो इसलिए आई थिंक अपने जो कुछ रियलिटीज ऑफ लाइफ है उनके लिए आप शुरुआत से ही इन्वेस्ट करें, जैसे रिटायरमेंट हो गया. सेकेंडली आई थिंक कई बार हमने ये भी देखा है कि जब यंगस्टर्स जॉब की शुरुआत करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि वो कितना कमा रहे हैं, वो अपनी लोन टेकिंग एबिलिटी को जज करना शुरू कर देते हैं कि अब मुझे मेरी क्रेडिट कार्ड की इतनी लिमिट हो सकती है, या मेरे को इतने का लोन मिल सकता है घर के लिए, या मेरे को इतने का गाड़ी के लिए लोन मिल सकता है बिकॉज मेरी एक्सेस अमाउंट सैलरी है. तो आई थिंक इनकम के साथ साथ हम पहले एक्साइट हो जाते हैं कि हम अपने ऊपर अब डेट कितना ले सकते हैं. और क्योंकि आजकल डेट लेना बहुत इजी है, वी हैव मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स, तो मुझे लगता है उस ट्रैप में फंसना एक कई बार गलती हो जाती है जब हम इन्वेस्टमेंट अपनी करियर की शुरुआत करते हैं. क्योंकि बैंक्स तो आपको फोन करके कहेंगे कि आप ले लीजिए क्रेडिट कार्ड, आप पर्सनल लोन ले लीजिए, और आजकल तो इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको लोन बांट रहे हैं लिटरली. अब यंगस्टर हैं, लाइबिलिटी नहीं होती है, ऐसे में
इंश्योरेंस को आप कितना ज़रूरी मानती हैं? आप नौकरी शुरू की है, तुरंत इंश्योरेंस खरीदें या कुछ साल इंतज़ार करके इंश्योरेंस खरीदें? और इंश्योरेंस में भी दो हिस्से होंगे, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। So I think this is again it can't be one size fit for all. यहाँ पे बहुत important है कि आप जैसे आप अपनी लाइफ में खुद आपकी क्या सिचुएशन है। ऐसा हो सकता है कि प्रियंका कुछ ऐसे यंगस्टर्स हों जिनके पेरेंट्स उन पे फर्स्ट डे से डिपेंडेंट है, या फिर कोई बड़े लोन्स हैं जो पेरेंट्स के चल रहे थे जिसको बच्चे फंड करना शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ बहुत बड़ा एजुकेशन लोन है, यहाँ पे मैं बोलूंगी एक लाइफ कवर शुरू में ही ले ले। अगर ऐसा केस नहीं है देन आप अपने लाइफ कवर को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं टिल द टाइम आपके ऊपर कोई लोन्स नहीं आते या आपके खुद के डिपेंडेंस नहीं है, जैसे आपकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, तब तक। बट अगर जो फर्स्ट केस है देन आई वुड से आप पोस्टपोन मत करिए, गेट अ लाइफ कवर। एंड जो हेल्थ कवर है वो अगर आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है सो मे बी फॉर सम टाइम आप उस चीज को 1-2 साल के लिए इग्नोर कर सकते हैं, बट इवेंचुअली एक अच्छे अमाउंट का हेल्थ कवर भी अपने लिए स्टैंड अलोन बेसिस पे रखना बहुत जरूरी है। व्हाट इफ कि आप 3 साल बाद करियर ब्रेक लेके एजुकेशन फिर से अपनी हायर एजुकेशन करना चाहें या छोड़ के अपना कुछ बिजनेस करना चाहें, तो एक अपना हेल्थ कवर मे बी नॉट ऑन द फर्स्ट डे अगर आपके पास है जॉब से, बट इवेंचुअली उसको डेफिनेटली लेना जरूरी है। इनफैक्ट हम बार बार चैन की सांस में यही बात भी करते हैं प्रवीण कि केवल जो है आप अपने ऑफिस से मिले हुए ग्रुप हेल्थ कवर के सहारे नहीं रहिए, आपके पास एक इंडिपेंडेंट बीमा होना चाहिए। इनफैक्ट चैन की सांस के शोज़ को अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे तो ये इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा कि क्यों होना चाहिए और कितना होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल प्रवीण, उसके बाद मैं अपने दर्शकों के सवाल लेकर आऊँगी, ये है कि वो लोग जिनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कुछ नहीं कर रहे हो तो फिक्स डिपॉजिट कर लो, आप इससे कितनी अग्री करती हैं कि कुछ नहीं कर रहे हो तो फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल दो? डू यू अग्री और नॉट? आई थिंक ज्यादातर पेरेंट्स ये कहेंगे कि LIC की पॉलिसी कर लो, कुछ नहीं कर रहे हो तो। सो बिकॉज आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे इनफैक्ट यंगस्टर्स बोलते हैं कि नहीं वो डैड ने करवा दी, हाँ, या exactly. पेरेंट्स ने करवा दिया, Yes, बिकॉज yes, उनको true. वही पता है, उनकी जनरेशन में उनने यही देखा है। दोनों एक्सट्रीम्स खराब है प्रियंका। एक तरफ एफडी और LIC भी खराब है और बिल्कुल ही जाके डीमैट खोल के आपको लगता है कि अब आप सारे फंड मैनेजर्स को बीट करके खुद ही ट्रेडिंग शुरू कर दें, वो भी करते हैं, या क्रिप्टो में पैसा डालें। सो आई थिंक एनी सॉर्ट ऑफ एन एक्सट्रीम इज बैड। मिडिल पाथ पे रहें। आई थिंक द इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म एक सिंपल जो प्रोसेस है टुवर्ड्स बिल्डिंग आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपका EPF PPF इन कॉम्बिनेशन विद योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट वेज। और जहाँ पे पेरेंट्स बोलते हैं कि FD में डाल लें या LIC में लें, आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा उनको कन्विंस करने की जरूरत है कि क्या एक्चुअल में रिटर्न्स आते हैं इन स्कीम्स के, और हम इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते हैं। सो इस चीज को समझना एंड आई थिंक अपने एल्डर्स को कन्वे करना पोलाइटली वो बहुत एसेंशियल है इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा राइट। है। तो मेरे लिए दो कीवर्ड हैं, एक तो पोलाइटली जो शब्द यूज किया कि पोलाइटली उन्हें कन्वे करना होगा, और वो आप तभी कन्वे कर पाएंगे जब आप खुद समझेंगे इस बात को। और इन्फ्लेशन ये लगता है हम सबके लिए एक बड़ी चिंता है, और जो नई कमाई करेंगे उनके लिए तो और भी ज्यादा बड़ी चिंता होती है, तो इसको भी आप फैक्टर इन करिए। प्रॉब्ली लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ योर क्वेश्चंस नाउ। अमित सिरोही का सवाल मैं लेकर आती हूँ। अमित की उम्र है 29 ईयर्स। अगले 2 साल तक हर महीने 10,000 रुपए की बचत मैं कर पाऊंगा, ये खुद बता रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड अमित। मेरे पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, मैं इस रकम से पहले इमरजेंसी फंड के लिए बचत करूं या फिर इसे निवेश करके जो रिटर्न मिलेगा उससे इमरजेंसी फंड बनाऊं? ये काफ़ी चिकन एंड एग काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे लगता है। केवल आप ही नहीं, और भी हमारे काफ़ी एक्सपर्ट्स कहते हैं सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाओ। पर क्या आप क्या सलाह देंगे? जैसे अमित ने बताया कि क्या मैं निवेश करूं, फिर जो पैसा होगा उससे मैं इमरजेंसी फंड क्रिएट करूं, या मैं इसको पहले सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए ब्लॉक करूं? जी, एक रीजनेबल अमाउंट है प्रियंका टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स विद, और मैं यहाँ बोलूंगी कि थोड़ी सी चीटिंग कर लेंगे हम इमरजेंसी फंड से, और हम कहते हैं चलिए हम 6-7 हज़ार रुपए इमरजेंसी फंड में डाल देते हैं और 2-3 हज़ार रुपए हम अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए डाल देते हैं।
सो आपका साइमल्टेनियसली दोनों चीजें स्टार्ट हो सकती हैं। सो एक तरफ आपको ये नहीं लग रहा है कि मैं इस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ टुवर्ड्स बिल्डिंग योर लॉन्ग टर्म गोल्स, और आपका इमरजेंसी कॉर्पस है वो भी साइमल्टेनियसली क्रिएट हो रहा है। एंड मैं यहाँ पे एक एडिशनल चीज की सलाह देना चाहूंगी कि जब आपको कोई एनुअल बोनस मिलता है, आई थिंक उसका एक सब्सटैंशियल पार्ट आप इमरजेंसी कॉर्पस को थोड़ा सा उस टाइम पे उसको हेल्दी बनाने के लिए आप इंक्लूड कर सकते हैं। एंड अदरवाइज साइमल्टेनियसली आई थिंक डूइंग बोथ थिंग्स इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ भी देखा है, दिस इज ऑलवेज आप कंफ्यूजन में होते हैं कि किसको हम पहले स्टार्ट करें। सो आई थिंक टेकिंग इट साइमल्टेनियसली, परसेंटेज एलोकेशंस जो है वो पर्सनल आपके सिचुएशन में है, उसके हिसाब से हम 60-40 रखना चाहते हैं, 7-30 रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। यानी अमित आप स्प्लिट कीजिए इस 10,000 को, और आप कितना स्प्लिट करेंगे, 60 आप निवेश की तरफ ले जाएं या 40 इमरजेंसी फंड की तरफ, ये आपके कंफर्ट पर है। बस ये स्प्लिट करके आप दोनों ही जो है दोनों ही गोल्स को अचीव कर सकते हैं। प्रियल सिंह का मैं अब सवाल लेकर आती हूँ। प्रियल बता रही हैं कि मुझे 1 साल के अंदर कार खरीदनी है, हर महीने मुझे कितनी बचत करनी चाहिए और उसे मैं कहाँ निवेश करूँ ताकि 1 साल में 5 लाख रुपए जुड़ जाएं। वेल काफ़ी अग्रेसिव इनकी प्लानिंग है प्रियल की। प्रवलीन, व्हाट वुड यू सजेस्ट? 5 lakhs का प्रियंका, अगर मैंने आज 5 लाख जमा करने हैं और मैंने उसको 1 साल के बाद यूज करना है, तो मैं इक्विटी की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी। यहाँ पे आप एक रेकरिंग डिपॉजिट या एक शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड में एक SIP कर ले, या फिर मंथ के एंड में आप उतना पैसा जमा कर ले, बिकॉज यहाँ पे आप एक 5 to 6% रिटर्न से ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ऑनेस्टली यहाँ पे इनको एक्चुअली में अराउंड अबाउट 40,000 रुपीज एलोकेट करना पड़ेगा ताकि वो 1 साल में अपना 5 लाख रुपए जमा कर पाए। यहाँ पे हम बहुत हाई रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस ना रख के चले तो बेटर होगा। तो कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चलना ही बेटर है। आई थिंक 1 साल में 5 लाख अचीवेबल नहीं है, राइट? अगर आप मंथली बहुत डाल बड़ा सकते अमाउंट हैं, इन्वेस्ट करेंगे, बड़ा अमाउंट आपको 40,000 रुपीज 40,000 रुपीज आपको सेट असाइड करने पड़ेंगे, तो 4,80,000 आपका जमा हो जाएगा। सो आप उसको अगर 5-6% के रिटर्न्स पे लेके चल रहे हैं तो भी आपको 36-27,000 36 to 37,000 डेफिनेटली इन्वेस्ट करना ही होगा हर महीने। ओके। और हम तो यहाँ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, दैट इज द बिकॉज क्राइटेरिया। समय कम है, 1 साल में ही वो ये अचीव करना चाहती। अच्छा, जी ओके जी। प्रवलीन, अगर इनका टाइम होराइजन 1 साल नहीं हो और कोई कार खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहता है, यहाँ आपने इनको तो एक कंजर्वेटिव अप्रोच बताया है, तो उसके लिए फिर क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसा निवेश अच्छा होगा? बिल्कुल, आई थिंक जो टाइम है दैट इज मैजिकल प्रियंका, इट कैन वर्क वंडर्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक अगर हमने बड़ा कॉर्पस बनाना हो, जैसे हमने 5 करोड़ का लेट्स से कॉर्पस बनाना हो, अब इस 5 करोड़ के कॉर्पस को बनाने के लिए हम सोचेंगे हमें कितना पैसा मंथली डालने की जरूरत है। तो इसका जो हमें आंसर है, अगर हम 12% के रिटर्न्स लेके चले, जो एक मान लीजिए निफ्टी का एक 10 ईयर्स का रिटर्न है, हम रफली लेके चल रहे हैं, तो इसका जो अमाउंट है, जितनी इन्वेस्टमेंट मंथली करने की जरूरत है, वो इतना ज्यादा वेरी कर जाता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम होराइजन। अगर ये आपको 10 साल में खड़ा करना है 5 करोड़, तो आपको 2 लाख 2.25 लाख डालने की जरूरत है पर मंथ। अगर आपको यही कॉर्पस 15 साल में खड़ा करना है, तो भी आपको अबाउट 99,000 to 1 लाख पर मंथ डालने की जरूरत है। पर यही अगर हम 25 साल के लिए इसको स्ट्रेच कर दें टाइम पीरियड को, तो ये आपका जो 5 करोड़ है वो सिर्फ 26,000 से क्रिएट हो सकता है। एंड दैट इज द वंडर विच टाइम कैन डू। एंड 20 ईयर्स में भी आप सिर्फ 50,000 से इस चीज को जमा कर सकते हैं। 5 करोड़ इज अ सब्सटैंशियल अमाउंट। सो फॉर आपके जितने भी यंगस्टर्स हैं, आई थिंक छोटा अमाउंट चाहे रखें, बट क्योंकि उनके टाइम होराइजन है, दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट दे हैव, और उसको डेफिनेटली यूज करें। आई थिंक सो टाइम इज मनी एक्चुअली में, आप इसका सही इस्तेमाल करिए और सही कदम उठाइए। थैंक यू सो मच प्रवलीन, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।